फिर वो हम लोगों को लेकर मुंबई आ गए और एक कांदिवली में एक स्लम एरिया है। वो मतलब वहां पर एक गांव जैसा है, मतलब वहाँ कुछ कुछ भी नहीं है वहाँ। मतलब अभी तो बहुत सारे टाउनशिप बन गए वहां पर। तो वहां पर सबसे पहले आए और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वहीं बेलाबार इंस्ट्रूमेंट का उन्होंने आविष्कार किया। मेरी मम्मी को किसी ने टॉन्ट मार दिया था कि ये लोग इतने बड़े आर्टिस्ट के घर में जन्मे पर ये सुर तो समझते ही नहीं। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा अगर तू मेरा बेटा है ना तो इस साज को तू बजा। तो जैसे ही मेरी माँ ने मुझे ये बोला तो मैंने हिम्मत की और इस साज को अपने हाथ में लिया। हालांकि बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था क्योंकि इसमें पोजीशन, तबले की पोजीशन ऐसे स्ट्रेट होती है, वो इसमें ऐसे कर्व लेके बैठना पड़ता है और दोनों हाथ अलग अलग पोजीशन में। तो नर्व पेन, बैक पेन, ये सब होता था। बेला भार बजाने के बाद में मुझे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर मिलने लगा, कुछ आर्टिकल्स भी आए और आज भगवान की दया से बेला भार पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है बिल्कुल। और आगे भी होगा ऐसी आशा है। और आपके सामने भी हूँ आज कि ये तरबे हैं, ये 5 मेन स्ट्रिंग है, इस पे गज चलाया जाता है जो वायलिन और सारंगी में होता है जी। और ये तरबे हैं। ये तरबों से हम लोग जो सुर बजाते हैं उसकी आस बढ़ती है, मतलब और लॉन्ग हो जाता है वो सुर और उसकी मधुरता भी बढ़ जाती है। और पिताजी का जो सबसे बड़ा योगदान वो ये है कि इसमें ये फाइन ट्यूनर्स लगाए हैं। मोस्टली इंस्ट्रूमेंट्स में अगर कुछ म्यूजिक बजता है तो वो बड़ा स्ट्रेट बजता है। फॉर एग्जांपल जैसे टा डा 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 टा डा 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 टा डा 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 डा। अब बेला बार में ऐसे बजेगा टा रा रा ता 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 रा ता रा ता ता रा। तो वो जो गले की बात है वो 96% तो आ ही जाती है। जो जाने माने जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, आर डी बर्मन जी हैं, वनराज भाटिया जी हैं, फिर जतिन ललित हैं, आनंद राज आनंद हैं और बहुत सारे, मैं भी नाम गिना नहीं सकता। और फिर उनके बाद फिर मैंने भी बहुत बजाया। हिमेश रेशमिया जी के लिए बजाया, शमी टंडन जी के लिए बजाया, अनूप जलोटा जी के लिए बजाया। तो ऐसा बहुत सारे हैं। ये कई लोगों को जब पहली बार देखते हैं तो उनको वायलिन लगता है, पर ये वायलिन में प्लाईवुड होता है, बड़ा हल्का होता है। वो एक उंगली से भी आप उठा लेंगे। पर ये इसमें लगभग 3.5 किलो वजन है और ये सॉलिड वुड है जैसे सारंगी और सरोद में हुआ करता है। और फिर ये तरबे लगाई हुई है इसमें जी। और इसकी फिजिबिलिटी क्या है आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं और आप लोगों की दुआएं हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा सारे दोस्तों का, बिल्कुल। जैसे डॉली ब्रार है, संजीव बंसल जी हैं, अनादि जी हैं, बिल्कुल जी। और भी नए दोस्त मिले हैं। तो उनकी दुआओं से ही हो पाता है, क्योंकि हम ये चाहे ना कि हम रियाज करके सब कुछ कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। तो आप पिछले साल भी जब आए तो जिनका सब दोस्तों का आपने जिक्र किया, हम सब ने एक साथ, हम शाम को इकट्ठा थे मोहाली में। आज भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कल शाम को भी हम एक साथ थे, आज शाम को भी। आपके जाने तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे ये जो प्लेजर है ये मेरा प्लेजर है। This episode is brought to you by Tesla, leaders in test preparation and career counseling. Contact us for more information. हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मुबारक शो। अक्सर कोशिश रहती है कि अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग सेगमेंट्स के बारे में हम बात करें अपने पॉडकास्ट पे। और आज का पॉडकास्ट एक बिल्कुल डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में रहने वाला है। बहुत ही कम लोगों को इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आई एम श्योर पता होगा और हमारी कोशिश यही है कि इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज आपको बताएं, इसकी खूबसूरती के बारे में बताएं और कैसे ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया और आज कैसे इंटरनेशनल लेवल पे इसके शोज़ हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेला बहार म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसे बनाया पंडित बाबूलाल गंधर्व जी ने। इस टाइम भी बॉम्बे में सेटल्ड हैं
और इस लेगेसी को, बेला बहार जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उनके बेटे पंडित नवीन गंधर्व जी, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बॉम्बे से मोहाली में ट्रैवल कर रहे थे, कसौली लिटरेचर फेस्टिवल में, जो खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल होता है, वहाँ परफॉर्म करके आए, पंजाब यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया, और इसी दौरान मुझे मौका मिल गया कि मैं पंडित नवीन गंधर्व जी को अपने स्टूडियो में इनवाइट करूं और जितना टाइम उनका ले सकता हूं उतने टाइम में बहुत सी बातें करें और इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज़रूर आप सबको बताएं। पहले पंडित नवीन गंधर्व जी का वेलकम करते हैं अपने शो में, उसके बाद आज की बातचीत शुरू करते हैं। नवीन जी, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच नवीन जी, आपके इतने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला, हमारे स्टूडियो में आए। आई एम श्योर आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है। जी, मुझे जो भी म्यूजिक से प्यार करते हैं मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहना पसंद करता हूँ। नहीं, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। और आपने जो जर्नी मुझे बताई, बहुत मतलब अप्स एंड डाउन्स की जर्नी कह सकते हैं, एक नए नए फेजेस में एंटर होने की जर्नी कह सकते हैं। तो आपका इनिशियली म्यूज़िक का इंटरेस्ट था तबला में। जी, आपने खूब तबला प्ले किया अलग अलग शोज़ में, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के साथ, और फिर वक्त के साथ आपने इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए तबला छोड़ के, या फिर कहें तबले के साथ में, आपने बेला बहार सीखा। तो हमें थोड़ा सा अपनी जर्नी के थ्रू लेके जाइए कि कैसे म्यूज़िकल जर्नी आपकी शुरू हुई और कैसे तबला से होती हुई बेला बहार तक पहुंची। जी ज़रूर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी पंडित बाबूलाल गंधर्व जी, वो अपने पिताजी पंडित काशीराम गंधर्व जी से उन्होंने सारंगी और वोकल म्यूज़िक सीखा था, और उन्होंने फिर कुछ दिन बाद वायलिन कहीं देखा शहर में, तो उनको उस इंस्ट्रूमेंट से बहुत प्यार हो गया। तो उन्होंने उसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, क्योंकि उनके जो पिताजी थे पंडित काशीराम जी, वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट पसंद नहीं करते थे। और फिर पिताजी ने वायलिन की प्रैक्टिस की और उनको सौभाग्य से मुंबई में एक प्रोग्राम मिल गया, किसी ने उनको रिकमेंड किया, और फिर वो मुंबई आए, और मुंबई में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब 2-3 साल स्ट्रगल किया, मतलब आप बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म पर भी सोए और स्लम्स में भी रहे। फिर बाद में जब उनको लगा कि मैं थोड़ा सा अभी कमा रहा हूँ और थिंग्स वेयर बेटर, तो फिर वो हम लोगों को लेकर मुंबई आ गए। और एक कांदीवली में एक स्लम एरिया है, वो मतलब वहाँ पर एक गांव जैसा है, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ, मतलब अभी तो बहुत सारे टाउनशिप बन गए वहाँ पर। तो वहाँ पर सबसे पहले आए, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वहीं बेलाबार इंस्ट्रूमेंट का उन्होंने आविष्कार किया, और फिर धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते करते चौल में आए, और वहाँ मेरी उम्र लगभग 4-5 साल थी। तो डैडी जब प्रैक्टिस करते थे तो वो तबला खरीद के रखा हुआ था, ताकि कोई भी उनके दोस्त वगैरह आए तो उनके साथ वो प्रैक्टिस करे और उनको कहीं से तबला लाना नहीं पड़े। तो ये प्रैक्टिस करते थे तो मैं देखता था। हालांकि हम सब तीनों भाइयों का जो खेलों में ज्यादा रुझान था, पर इक्वली जब भी म्यूजिक बजता था तो मेरा तबले की तरफ ध्यान रहता था। और वो जब कॉन्सर्ट में जाते थे तो हमें लेके जाते थे, तो कॉन्सर्ट में भी मैं देखता था कि यार ये जो तबला प्लेयर बजाते हैं थोड़ा सा तो बहुत क्लैपिंग हो जाती है, तो ये काम करना चाहिए। तो ऐसे करते करते फिर मैं तबले से खेलने लगा, जैसे कोई भी बच्चा गड़ 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 करता है। और धीरे धीरे ऐसी कृपा हुई भगवान की कि मेरे हाथ से बजने लगा, और फिर पिताजी को ठेका भी लगाने लगा। और धीरे धीरे जो भी जैसे ये फंक्शंस होते हैं फेस्टिवल के, नवरात्रि के, गणपति के, तो उसमें हम बजाने लगे। और फिर पिताजी को लगा कि ये तबले में अच्छा काम कर रहा है तो इसको किसी गुरु के पास भेजना चाहिए, तो पंडित विश्वनाथ मिश्रा जी के पास भेजा उन्होंने। और कुछ साल बाद फिर उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के पास भी मुझे उन्होंने भेजा, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनसे सीखने को मिला। और फिर बाद में मुझे ये
जिम्मेदारी आई कि मैं तबला तो बजा रहा हूँ अच्छा, और काफी अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ मैं बजा चुका हूँ, जैसे अनूप जलोटा जी हैं, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं, उस्ताद इरशाद खान, और जो मेरी उम्र के कंटेम्पररी जो भी आर्टिस्ट हैं, रविंद्र चारी, मनीष पिंगले, समीर राव, जी और बहुत सारे हैं, अभी नाम लेना मुश्किल है। जी तो इन सब के साथ मैंने बहुत बजाया और टूर भी किए, इंटरनेशनल भी किए, पूरा इंडिया में किए। पर सब लोग यही बोलते थे कि भाई तो आपके घर में एक कोहिनूर हीरे जैसा इंस्ट्रूमेंट है, अनमोल, और आप उस पे आपका ध्यान नहीं और तबला बजा रहे हैं। तो ये हैमरिंग होती रही मैं मुझे। और फिर एक दिन मेरी मम्मी को किसी ने टॉन्ट मार दिया था कि ये लोग इतने बड़े आर्टिस्ट के घर में जन्मे पर ये सुर तो समझते ही नहीं। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा अगर तू मेरा बेटा है ना तो इस साज को तू बजा। तो जैसे ही मेरी माँ ने मुझे ये बोला तो मैंने हिम्मत की और इस साज को अपने हाथ में लिया। हालांकि बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था क्योंकि इसमें पोजीशन, तबले की पोजीशन ऐसे स्ट्रेट होती है, वो इसमें ऐसे कर्व लेके बैठना पड़ता है और दोनों हाथ अलग अलग पोजीशन में, तो नर्व पेन, बैक पेन, ये सब होता था। पर थोड़ा किया फिर वापस छोड़ दिया, थोड़ा किया वापस छोड़ दिया, ऐसे करते करते, और ये जो तरीका था, ये इसको बोल सकते हैं कि जैसे रेगुलर तरीका होता है वैसा नहीं था ये। क्योंकि जब मैं तबला बजाता था तो मेरा हमेशा यही लक्ष्य रहता था कि मेरे पिताजी ने इतनी सुंदर चीज बनाई है, ये लोगों के सामने आनी चाहिए। तो मैं किसी भी, जो भी मेरे सामने इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी मिलते थे, मैं उनसे मिलता था और मैंने अपना जो आत्मसम्मान है उसको साइड में रख के मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को जिंदा रखने के लिए कोशिश की। तब मैं बजाता नहीं था, पर दुर्भाग्यवश उससे कुछ मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर मैंने एक प्रण लिया कि बस अब मैं ही इसको बजाऊंगा और ये ऐसे ही होगा सब कुछ। और भगवान की ऐसी कृपा हुई और मेरे माँ के आशीर्वाद और मेरे भाई साहब देवानंद गंधर्व जी, जो उस टाइम फाइनेंशियली हमारी फैमिली को सपोर्ट करते थे जी। तो इसके जरिए मैं बेलाभार की भी प्रैक्टिस करता था, तबले की भी प्रैक्टिस करता था। और बेलाभार बजाने के बाद में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर मिलने लगा, कुछ आर्टिकल्स भी आए और आज भगवान की दया से बेलाभार पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है और आगे भी होगा ऐसी आशा है। और आपके सामने भी हूँ आज। बिल्कुल जी। तो नो डाउट आप बेलाबहार की वजह से आपकी एक आइडेंटिटी बन गई है, हम कह सकते हैं जी। और जैसा अभी आपने मेंशन किया कि आपके भाई साहब देवानंद गंधर्व जी वो भी हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। मैं ऑडियंस को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इस टाइम भी नवीन जी के साथ उनके भाई साहब देवानंद जी इस टाइम भी आए हुए हैं, स्टूडियो में ही हैं, बट क्योंकि फॉर्मेट 1-on-1 का है और वो वैसे भी बैक एंड पे रह के सपोर्ट करने में हमेशा ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए इस टाइम वो कैमरा के सामने नहीं है, लेकिन कैमरा के साथ में, हमारे साथ में वो इस टाइम भी स्टूडियो में है। नवीन जी की सपोर्ट के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, बड़े भाई की तरह। जो एक बड़े भाई की अहमियत होती है वो उससे बिल्कुल भी साइड पे नहीं है, वो हमेशा उसको निभाते हैं। ही इज द किंग मेकर। हाँ, तो जैसे वो कहते हैं एक होता है किंग मेकर, तो अगर आपको बनाने में हम कहें तो उनका बहुत योगदान है, बहुत योगदान। वाह। सो एक और बात, अब अगेन ऑडियंस के साथ सामने ये सारी बातें करनी ज़रूरी हैं। तो अभी जिस सेटअप में हम बैठे हैं, तो नवीन जी से मैंने पहले पूछा कि यहाँ पे जैसे जिस पोस्चर में बैठे हैं क्या ऐसे में बेलाबहार बजाना पॉसिबल रहता है? तो नवीन जी ने बताया कि नहीं, उसके लिए हमें उसका पोस्चर अलग है, नीचे बैठ के आराम से अलग तरह से बजाना पड़ता है। इस टाइम इस सेटअप के सामने वो प्ले करना पॉसिबल नहीं रह पाएगा। लेकिन नवीन जी, ये कहा जाता है कि जो बेलाबहार इंस्ट्रूमेंट है ये एक फ्यूजन है, एक मिक्सचर है सारंगी और वायलिन का। जी। जैसा आपने बताया आपके पिताजी पहले सारंगी बजाते थे, वायलिन भी शहर में आके देखा, उसका एक फ्यूजन फिर उन्होंने क्रिएट किया। जी जी। तो ये आपके पिताजी की ही इन्वेंशन है। जी, इन्वेंशन बेलाबहार। यहाँ पे हम प्ले तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑडियंस को प्लीज बेलाबहार दिखाइए जरूर, जो साइड टेबल पे हमने जरूर जरूर जरूर। इस साज के लिए मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ जी कि इसके लिए हमारी फैमिली को चुना और इसके टॉर्च बियरर के रूप में मुझे चुना। देखिए ये तरबे हैं, ये 5 मेन स्ट्रिंग है,
इस पे गज चलाया जाता है जो वायलिन और सारंगी में होता है। जी। और ये तरबे हैं, ये तरबों से हम लोग जो सुर बजाते हैं उसकी आस बढ़ती है, मतलब और लॉन्ग हो जाता है वो सुर और उसकी मधुरता भी बढ़ जाती है। और पिताजी का जो सबसे बड़ा योगदान वो ये है कि इसमें ये फाइन ट्यूनर्स लगाए हैं, ओके। क्योंकि जो भारत के जो तरफ के इंस्ट्रूमेंट है सारंगी, सितार, सरोद, उसमें ये फाइन ट्यूनर्स नहीं है, उसमें ये खूंटियों से ट्यून होता है, खूंटियों से ट्यून होता है। जी। तो क्या होता है कि ये खूंटियों ट्यून करने में है ना, ये उंगलियां भी दर्द कर जाती कभी कभी, और ये इसमें से परफेक्ट ट्यूनिंग बहुत देर से होती है। ओके। 10 मिनट या 15 मिनट भी लग जाते हैं। पर ये जैसे कोई भी राग, हम राग या सॉन्ग बजाना चाहें तो विद इन 1 मिनट के अंदर ये ट्यून हो जाता है दूसरे राग में, ओके। थाट बदल जाता है। जी। तो ये उनका योगदान है। और बेलाबार की ये खासियत है कि इसमें लिरिकल इफेक्ट है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ जी। मोस्टली इंस्ट्रूमेंट्स में अगर कुछ म्यूजिक बजता है तो वो बड़ा स्ट्रेट बजता है। फॉर एग्जांपल जैसे टा टा डा डा टा डा 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 टा डा 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 डा। अब बेलाबार में ऐसे बजेगा टा रा रा ता 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 रा ता रा ता ता रा। तो वो जो गले की बात है वो 96% तो आ ही जाती है। तो ये इस इंस्ट्रूमेंट की खास बात है। वाह। और ये इंस्ट्रूमेंट इसीलिए आप, हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी आइडेंटिटी बन गया। जी जी। और उसी के साथ साथ आप इस लेगेसी को चाहते हो कि और भी आगे जाए। जी, तो बिल्कुल। इसलिए सिर्फ ये नहीं है कि आपने इंस्ट्रूमेंट बना लिया और आप ही प्ले कर रहे हैं, जी आप ये सिखाते भी हैं और आप ये इंस्ट्रूमेंट आपके पिताजी आगे बनाते भी हैं ताकि और आगे तक जी जाए। जी जी। तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे कि अभी इस टाइम पे कितने ये बनाए जा चुके हैं या आगे कितने स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, कहाँ कहाँ तक ये पहुंच चुका है बेला बहार। आजकल क्या हो रहा है कि जो म्यूजिक में जो लोग आना चाहते हैं उनको शॉर्टकट ज़्यादा पसंद है, तो वो इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे ही चुनते हैं जो आसानी से आ जाए। और वो लोग फेम के पीछे ज़्यादा भागते हैं, फेम और फाइनेंशियल चीज़ों के पीछे। और ये इंस्ट्रूमेंट खून मांगता है, बहुत परिश्रम मांगता है। तो बहुत कम लोग अप्रोच करते हैं, और जो सीखने वाले होते हैं वो थोड़ा सीख के थोड़ा, क्योंकि इसमें पोजीशन ऐसी है तो दर्द भी होता है, तो वो दर्द सहने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। तो इस वजह से कुछ लोग आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो पिताजी के एक हैं शागिर्द भार्गव पटेल करके, वो सीख रहे हैं और पिताजी इंस्ट्रूमेंट भी बनाए हैं उन्होंने। अब ये इंस्ट्रूमेंट का साइज, मेरे जो इंस्ट्रूमेंट का साइज लंबा है जी। और काफ़ी वायलिन प्लेयर चाहते हैं कि इसको बजाएं, तो पिताजी ने शॉर्ट, मतलब ये जैसे बेलाबार इतना है जी। तो वायलिन प्लेयर का भी वायलिन इसको फिर से जी बोलो। जी। तो पिताजी ने वायलिन साइज का भी बेलाबार बनाया है, जो मतलब वायलिन प्लेयर आप आसानी से बजा सके, मतलब वही सेम पोजीशन उनको उसमें मिल जाएगी। ओके। और जो वायलिन प्लेयर्स हैं, हाँ। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जी। उनके हिसाब से भी बनाया गया है, जी। तो जो वायलिन प्लेयर्स बेला बहार को एक्सपीरियंस करते हैं, जी। बजाते हैं खुद, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? आप आपके साथ कैसे फीडबैक शेयर करते हैं? उनको तो वो मजा ही आ जाता है बहुत, क्योंकि ये जो तार बजते हैं तो इसके साथ ये तरबों का मजा आता है। जी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सिंगिंग में एक बिना इफेक्ट होता है और फिर एक इको और डिले डाल के जो आवाज को उसमें पावर डाला जाता है, जी। तो वही ये तरबों का काम करता है और एक खास मधुर टोन बन जाता है उससे। तो उनको बहुत पसंद आता है और वो चाहते हैं कि बेला बहार उनके हाथ में हो और वो बजाएं। अमेजिंग। अच्छा नवीन जी, अब ठीक है, ये सारी बातें तो हम इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कर रहे हैं जी। और अभी तक जितना आप बता रहे हैं कि ये एक तरह से आपकी कोशिश है कि ये कैसे और आगे लोगों तक पहुंचे, जी जी। क्योंकि इसमें एक अपना ही अलग तरह का असर है अपना, जी, जी। है ना। तो मुझे थोड़ा ये भी बताइए कि हम
मैं या कोई भी आम लोग जो इस टाइम पे ऑडियंस सुन रहे हैं, जी आपको क्या लगता है कि अगर इसकी इतनी एप्रिसिएशन है, मैंने तो एप्रिसिएशन अपने आंखों से देखी है, जी मैंने आपका शो लाइव देखा है जिसमें बिल्कुल यंगस्टर लोग भी, जी बिल्कुल यंग 15 20 22 साल के जो यंग लोग हैं, वो भी यंगस्टर्स, मतलब उनको ये था कि बंद ना किया जाए। जी कोई गा नहीं रहा, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, सिर्फ आप माइक पे प्ले कर रहे हैं। जी 1 घंटा 1.5 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता। उसके बाद भी वो आपके पास आके बातें करते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर और आगे लोगों को इसके बारे में बताना चाहें या इस इंस्ट्रूमेंट को और ज़्यादा आगे प्रमोट करना हो, तो उसके लिए कैसे सपोर्ट की जा सकती है? इसके लिए मैं अपनी तरफ से इसके लिए हर मिनट में तैयार रहता हूँ। मतलब मैं उसमें कोई ढिलाई नहीं रखता। कोई अगर चाहता है मुझे और अपने ये बेला भार को चाहता है तो मैं अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेशन करता हूँ। और जो मेरे फैंस हैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये मेरे लिए नहीं होगा, ये हमारे दुनिया के कल्याण के लिए होगा। क्योंकि जो मुझे जो मिलना था वो मेरी हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया है। तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कंटेंट हूँ, बहुत खुश हूँ। पर ये दुनिया के लिए एक वरदान है। क्योंकि अगर किसी को ये सुन के अगर सुकून मिलता है तो सुकून से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती है। एक मैं थोड़ा सा एक जिक्र करना चाहूँगा। फेसबुक पे मेरे एक मित्र हैं जो कनाडा में रहते हैं। वो मुझे कहते हैं उनको एक स्किन की एक डिजीज है, वो कंटिन्यू उनको पेन होता है पूरे बॉडी में। उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि जब तक मैं आपका बेलावार सुनता हूँ मैं पेन महसूस नहीं करता। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि मेरे इंस्ट्रूमेंट से, मेरे बजाने से किसी को इतनी राहत मिलती है। तो ये तो बहुत एकदम नेक काम है और इसको मैं किए जाऊंगा। और जितने भी दुख के मारे हैं उनके लिए ये दवाई का काम करेगा। बिल्कुल जी। और लोगों की जिंदगी में खुशियाँ, बेस्ट विशेस भेजने का यही तरीका है म्यूजिक। बिल्कुल सही बात है। और अक्सर अभी मैं कुछ महीने पहले एक इवेंट में था जो कैंसर अवेयरनेस के लिए था, तो उसमें एक म्यूज़िक थेरेपी का जिक्र हुआ। जी जी तो वो म्यूज़िक थेरेपी वाली बात अब मुझे याद आ गई आपके ये कहने से बिल्कुल कि म्यूज़िक को एज अ थेरेपी भी यूज़ किया जा रहा है। तो ये तो आपने लाइव एग्जांपल जी जी कि कितना असर होता है इसका लोगों के ऊपर। तो अब ये एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस के से हटके अगर हम थोड़ा कमर्शियली भी बात करें जी तो हर एक मूवी में, सॉन्ग्स में, सब जगह पे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं। जी अभी तक म्यूजिक इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में जी इस इंस्ट्रूमेंट को क्या यूज किया जाना शुरू हो चुका है या यूज किया जा रहा है? नहीं, बहुत बहुत यूज हुआ है। अच्छा जी। मेरे पिताजी ने सबसे पहले इसको शुरू किया। और जो जाने माने जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, आर.डी. बर्मन जी हैं, वनराज भाटिया जी हैं, फिर जतिन ललित हैं, आनंद राज आनंद हैं और बहुत सारे, मैं भी नाम गिना नहीं सकता। और फिर उनके बाद फिर मैंने भी बहुत बजाया। हिमेश रेशमिया जी के लिए बजाया, शमीर टंडन जी के लिए बजाया, अनूप जलोटा जी के लिए बजाया। तो ऐसा बहुत सारे हैं। तो इन सब सेलिब्रिटीज के साथ, इन सब के साथ ये बेला बहार इंस्ट्रूमेंट से काम कर चुके हैं आप? जी, मेरे पिताजी काम कर चुके हैं। ओके। पर मैंने ये देखा कि मेरे पिताजी इतना अच्छा बजाते हैं, पर वो जो एक्सपोजर मिलना चाहिए, जो उनकी मेहनत का जो डिजर्व करते हैं, वो नहीं मिल पाया। तो मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को खास बनाने के लिए, एक्सक्लूसिव बनाने के लिए, मैंने इसको हमेशा सोलो बजाया कि ये मेन लीड में रहे हमेशा। ओके। ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है एक म्यूजिशियन के लिए, क्योंकि आप अगर सोलो बजाओगे तो आपके पास काम नहीं आएगा। अगर सिंगर के साथ बजाएंगे तो बहुत सारा काम होगा। तो इसीलिए जब से मैं आपको तकरीबन 2 साल से जानता हूँ, जहाँ पे भी मैंने आपको देखा है, आप सोलो ही प्ले करते हैं। ओके। और जैसा आपने कहा, बहुत बोल्ड डिसीजन है। बोल्ड डिसीजन इस हिसाब से भी है कि खुद सारी स्टेज को संभालना बिना किसी ग्रुप के, वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। एक्चुअली मेरा ग्रुप भी है जिसका नाम है अनुराज क्लासिकल बैंड। ये तो मुझे भी पता नहीं था, मैंने तो आपको हमेशा सोलो प्ले करते हुए देखा है। तो इसमें भी मेरे बड़े भाई साहब देवानंद गंधर्व जी का बहुत बड़ा योगदान है जी। क्योंकि हमने ये गौर किया कि क्लासिकल तो हम बजाते ही हैं,
पर वो जो क्लासिकल की जो रीच है वो बड़ी लिमिटेड है। और हमें बेला बार तो सबके लिए बजाना है और म्यूजिक एज ए होल सबके लिए ही बजाना है, तो हमने उस क्लासिकल को थोड़ा सा कंटेम्पररी बनाया, मतलब राग और ताल का दोनों का कॉम्बिनेशन किया। तो वो जो अनुराज बैंड है, अनुराज क्लासिकल बैंड जी, वो एक मेरा ही प्रतीक है, क्योंकि मैंने जो तबला सीखा था और ये जो बेला बार सीखा और जो भी मैंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकारों को सुना, और मेरे जो प्रेरणा स्तोत्र हैं उस्ताद रईस खान साहब, पंडित राम नारायण जी, उस्ताद शाहिद परवेज जी, और भारत रत्न लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, तो जो भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको भी जो मैंने सुना और जो तबले का योगदान है इसमें, उनको मिक्स करके मैंने अनुराज बैंड का फॉर्मेशन किया 2008 में जी, और हमने दोनों भाइयों ने मिलके और कुछ और आर्टिस्टों को लेकर एक एल्बम रिकॉर्ड किया जिसका नाम था सिल्वर लाइनिंग। तो उस एल्बम से हमें काफ़ी प्रोग्राम्स भी मिले और कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिले, मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उनका मेरे करियर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी बिल्कुल। सबसे पहले अपार इंडस्ट्रीज के नरेंद्र देसाई जी, वो अभी है नहीं, पर उनके जो बेटे हैं कुशल देसाई जी और मेरी दीदी नूपुर देसाई जी, उन्होंने काफ़ी मेरी इस करियर में काफ़ी मुझे प्रोग्राम्स दिलवाए, कॉर्पोरेट में मुझे इंट्रोड्यूस करवाए। तो इस तरह से हो रहा है जी, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही होता भी रहे। और अभी तक का जो आपने सफ़र है वो तो आपने बताया, कैसे तय किया, कैसा रहा। आगे के आने वाले जो साल हैं उसमें किसी तरह का कुछ डिफरेंट विजन या कुछ और किसी तरह का फ्यूजन कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ है प्लान? हाँ, इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। ज़रूर। इस इंस्ट्रूमेंट को प्रमोट करने में मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया, ये समझिए। एक वाकया है, एक लॉस्ट पार्टी MTV का एक प्रोग्राम मुझे मिला था लोनावाला में, पूना की तरफ है लोनावाला। तो क्या हुआ कि वो प्रोग्राम हो गया, हम सब बजा लिए, फिर बाद में लोगों को इतना अच्छा लगा कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, बोले ये बजाइए वो बजाइए वो। तो क्या हुआ कि कंटिन्यू बजा कर फिर मैं अपने होटल में रूम में गया और जब नहा के निकला और कुछ चीज़ को उठाने के लिए मैं तैयार हुआ तो मेरी पीठ में ऐसा लगा कि मेरी कुछ हड्डी क्रैक हो गई। तो ये एक हादसा हो गया। और फिर उससे क्या होगा कि जब हम रिटर्न हो रहे थे घर पे तो मैं जरा सा हिलूं या वो ड्राइवर ब्रेक मारे तो मेरी जान निकले, इतना जोर से दर्द हो। तो मैं तो बहुत डर गया कि भाई अब क्या होगा, ये म्यूजिशियन की लाइफ में हेल्थ नहीं है तो क्या है, इसमें तो घंटों बैठना पड़ता है। और फिर घर पे आके मैंने देखा थोड़ा इंस्ट्रूमेंट हाथ में ले तो 1 मिनट भी नहीं बैठ पा रहा हूँ मैं। फिर क्या हुआ कि इस चीज़ से मुझे एक अलग वरदान मिला। मैं पहले क्लासिकल ही बजाया करता था, तो उससे मुझे आइडिया आई कि यार अभी रियाज तो नहीं हो पा रहा, अब क्या करूं। तो मैंने फिर धीरे धीरे फिल्म सॉन्ग बजाने शुरू किए, फिल्म सॉन्ग, फोक म्यूजिक। तो इसकी वजह से मैं ये लाइट म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और अभी ये भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि आप मुझे किसी भी फील्ड से कुछ भी बजाने को बोलेंगे तो मैं कोशिश करके आपको खुश कर सकता हूँ। अमेजिंग। और जैसा कि आप कहते हैं कि उसके लिए इंस्ट्रूमेंट फिर अपने आप ही बोलता है। जी, उसके लिए साथ में गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बेला बहार बजता है तो इंस्ट्रूमेंट ही गाता है। या एग्जैक्टली। और ऑफ कोर्स आप प्ले कर रहे हैं तो वो गा रहा है, तो ऑफ कोर्स आपकी वजह से गा रहा है जी। लेकिन ऐसा बनाया आपके पिताजी ने इसको कि साथ में गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, वो शब्द अपने आप निकलते हैं, शब्द अपने आप नहीं, यही इसकी खासियत है। अमेजिंग। और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है बेला बहार को? इसको बनाने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। अच्छा जी। और पिताजी हर चीज एक चीज हाथ से बनाते हैं। मतलब ये जो लकड़ी की जो कार्विंग है, मैं आपको पूरा इसको सामने रख के बताइए, दिखा देता हूँ। हाँ जी जरूर। ये पीछे से ऐसा है। हाँ जी। मतलब ये कई लोगों को जब पहली बार देखते हैं तो उनको वायलिन लगता है,
पर ये वायलिन में प्लाईवुड होता है, बड़ा हल्का होता है, वो एक उंगली से भी आप उठा लेंगे। पर ये इसमें लगभग 3.5 किलो वजन है और ये सॉलिड वुड है, जैसे सारंगी और सरोद में हुआ करता है। और फिर ये तरबे लगाई हुई है इसमें जी। और इसकी फिजिबिलिटी क्या है आप बिलीव नहीं करेंगे। हाँ जी। जब मैंने इसको हाथ में लिया तो मैंने 2 साल में कॉन्सर्ट बजाया, ऐसा होता नहीं है। क्लासिकल में कम से कम 15 साल रियाज करने के बाद में स्टेज मिलता है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत अच्छा बजा दिया, पर मैं स्टेज में बजाने लायक हो गया, क्योंकि इसकी ये फिजिबिलिटी है कि इसमें 4th फिंगर मिलती है और हर सुर की पोजीशन है इसमें। तो जैसे कोई सुर चाहिए डायरेक्ट सा, तो वो डायरेक्ट लग जाएगा, वरना जैसे दूसरे जो वोकल इंस्ट्रूमेंट उसमें से खींच के जाना पड़ता है सा। और जो लिरिकल फ्रेज बजाना हो तो उसके लिए अगर स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट और ग्लाइड चाहिए तो ग्लाइड, स्लाइड चाहिए तो स्लाइड जी। तो इसमें स्लाइड भी है और बोइंग टेक्निक भी है और फिंगर में ग्रेसेस भी है। और मैंने जो तबला सीखा है वो तबला भी आ गया इसमें। ओके। और आपने अभी तबला का जिक्र किया और साथ में आप तबला भी बजाते हैं जी। वो भी अभी छोड़ा नहीं है आपने? जी, अरे तबला तो मेरा पहला प्यार है। मैं देखिए इसको समझा सकता हूँ ऐसे तबले में बजता है दादी दा गेना दादी दा दा गेना दादी दा गेना दा गेना दादी दा दादी दा गेना दा दादी दा दादी दा गेना तीना गेना ना। अब बेला बार पे गमपा दब गमपा दब मपा म गमपा म गम रे पानी सगा मपा नी सा द पा मपा द पा। ये फ्रेज हो गया। तो ये जैसे आपने समझाया, ऑफ कोर्स मुझे क्योंकि म्यूजिक की बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं है जी। तो मुझे सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट जिनको नॉलेज है जी। वो जरूर समझ पा रहे होंगे कि क्या फर्क है और क्या एक्सपर्टीज है जी। इस इंस्ट्रूमेंट में जी। अपने आप में। जी। और ये भी बहुत मतलब मुश्किल बात है कि बिल्कुल डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक तरफ तबला और जी। एक तरफ ये बिल्कुल ही जी डिफरेंट है, बिल्कुल बेला जमीन आसमान का फर्क है। और फिर भी आप उस जमीन आसमान के फर्क को भी कहीं ना कहीं कवर कर रहे हो। आप दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे से बजा रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स। ये तो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है और जो मेरे तबले के फैंस हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं और आप लोगों की दुआएं हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा सारे दोस्तों का, बिल्कुल। जैसे डॉली ब्रार है, संजीव बंसल जी हैं, अनादि जी हैं, बिल्कुल जी। और भी नए दोस्त मिले हैं। तो उनकी दुआओं से ही हो पाता है, क्योंकि हम ये चाहे ना कि हम रियाज करके सब कुछ कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। तो आप पिछले साल भी जब आए तो जिनका सब दोस्तों का आपने जिक्र किया, हम सब ने एक साथ हम शाम को इकट्ठा थे मोहाली में। आज भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कल शाम को भी हम एक साथ थे, आज शाम को भी। आपके जाने तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। अरे ये जो प्लेजर है ये मेरा प्लेजर है जी। क्योंकि ये दुनिया में जो सबसे कीमती होता है वो टाइम। जी। वो टाइम आप मुझे दे रहे हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इट इज़ आवर प्लेजर नवीन जी, एंड आपने अगेन टाइम में से टाइम निकाला। अब आज आप यहाँ पे हैं, कल फिर आपकी परफॉर्मेंस है, आज आपने जाना है, कल फिर प्ले करना है कहीं पे जाके, तो उसमें से टाइम निकालना, इतनी तसल्ली से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना, ये भी कोई आसान बात नहीं होती है। जी बिल्कुल। तो वी आर थैंकफुल, मतलब हमें भी बहुत खुशी होती है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस बेला भार के लिए मुझे ईश्वर ने चुना है, तो मैं इसमें कोई कसर नहीं रखना चाहता कि कोई भी कमी हो या डिले हो, तो इसके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। नहीं, आप हाजिर हैं और हम भी हाजिर हैं, और मिलजुल के कोशिश करेंगे कि ये म्यूज़िकल लेगेसी जो है इस इंस्ट्रूमेंट की, ये यहीं तक सीमित ना रहे। जी जी। जितने भी दूर तक पहुंच सके मिलजुल के पहुंचाएं। और बिना सिंगिंग के भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हमें वो फील देता है कि हम गाना ही सुन रहे हैं प्रॉपर वर्ड्स के साथ, तो वो इंस्ट्रूमेंट तो अपने आप में ही एक लेगेसी है उसकी अपनी, तो वो तो बिल्कुल भी सीमित नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच नवीन जी, आप यहाँ पे आए, हमारे साथ जुड़े, हमारी ऑडियंस के साथ आपने ये सारी बातें शेयर की अपनी, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच नवीन जी।
तो ये थे आज हमारे साथ पंडित नवीन गंधर्व जी। मुंबई से मोहाली ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे स्टूडियो में आए। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बेसिकली जो जो पहले से ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी होती है, आप सबको पता है हमारी कोशिश इस पॉडकास्ट में यही रहती है, कोई भी फील्ड हो, चाहे उससे रिलेटेड नॉलेज हम शेयर कर सकें, उसकी इंसाइट्स शेयर कर सकें। और अगर स्पोर्ट्स जैसी या ऐसे नए इंस्ट्रूमेंट जैसी कोई फील्ड है जिसमें हम मिलजुल के किसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स की, आर्टिस्ट्स की, तो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन से भी अगर सपोर्ट हो सकती है, नाम आगे बढ़ सकता है, तो क्यों ना बढ़ाएं। यही हमारी कोशिश रहती है। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में जो चीज़ें पॉसिबल नहीं रही, जैसे कि नवीन जी की और ज़्यादा डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, उनके एक्सपीरियंसेस, या फिर ये प्ले करना, बेला बहार प्ले करना पॉसिबल नहीं रह पाया, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करूँगा। बेला बहार जो जैसे प्ले करते हैं, जहाँ जहाँ पे कॉन्सर्ट्स लगते हैं, उन सब के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, ताकि नवीन जी के चैनल पे जहाँ पे ये प्ले करते हुए नज़र आते हैं, उनकी डिटेल्स, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो सब कुछ शेयर करें, ताकि अगर आप चाहें नवीन जी को कांटेक्ट करके उनका कॉन्सर्ट करवाना चाहें, प्ले करवाना चाहें बेला बहार, या फिर आपको लगता है कि आप बेला बहार सीखना चाहते हैं, या फिर आप इंस्ट्रूमेंट ये लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, हर एक क्वेरी एक फ़ोन नंबर पे कॉल करने से सॉल्व हो सकती है। तो मैं नवीन जी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें ज़रूर ऐड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ज़रूर ऐड करूँगा, जिससे आप और देख सकें कि ये कैसे प्ले किया जाता है। उसके अलावा कोई भी और डिटेल हो तो आप मुझे या नवीन जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद रहेगी कि बेला बहार की लेगेसी बहुत दूर तक जाएगी। इसी उम्मीद के साथ आज का शो वाइंड अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं। हमें दो इजाज़त, अगले हफ्ते नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर। Wondering what to do with your educational goals? So, whether it's career counseling or test preparation, including all tests, SAT, GRE, GMAT, AP, IELTS, PT, and whatnot, we offer all these solutions under one roof at Tesla. And recently, we've also introduced a spoken English course and communication skills. Look no further, get in touch, and let's get going. For more information, call us at 70870 92005 or visit our office in Sector 41D, Chandigarh.